इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो एक और आज खबर लेकर आया हूं और बड़ी ही मजेदार खबर है यार। कभी मैंने सोचा नहीं था कि कोई थूक कर इतनी जल्दी जल्दी चाटेगा और इतनी बार चाटेगा कि पूछिए मत। तो अगर आपने गेस कर लिया है कि मैं बात मालदीव्स की कर रहा हूं, उसके जो प्रेसिडेंट हैं मिस्टर मोहम्मद मोइज़ू, उनकी कर रहा हूं, तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट खबर आई है मालदीव से भाई। और जो लोग ये कह रहे थे ना, मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। ये डेक्कन हेरल्ड की खबर है, अभी इसी 28 अप्रैल की खबर है डेक्कन हेरल्ड की। तो डेक्कन हेरल्ड ने 28 अप्रैल 2024 को ये खबर लगाई थी। देखिए इस पे क्या लिखा है, मोइज़ूज इंडिया आउट चाइना इन कैंपेन। Moizu will do well to learn from Sri Lanka's experience of China's predatory policies and understand that antagonizing India is not going to serve Maldives well. तो इन्होंने ये खबर दी कि मोइज़ू ने जो इंडिया आउट कैंपेन चलाया और चाइना इन कैंपेन चलाया, ये फायदेमंद नहीं है। जो इन्होंने बात कही, ये श्रीकांत कोंदापल्ली की रिपोर्ट थी और इन्होंने ये बात कही कि ये नहीं चल पाएगा, और वो बात आज सच साबित हुई है। मैं आपको अगली खबर दिखाना चाहता हूं। ये मालदीव्स रिपब्लिक जो है, वो मालदीव का ही अखबार है, और उसके खबर की इस हेडिंग को जरा देखिए, इस पर क्या लिखा हुआ है। मालदीव्स ऑन बोर्ड्स इंडिया फॉर गाधू ट्रांसशिपमेंट पोर्ट प्रोजेक्ट ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड टू चाइनाज CAMC। इस खबर का मतलब यह है कि मालदीव्स ने गाधू में ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनना है। अभी ट्रांसशिपमेंट पोर्ट क्या होता है इसके बारे में पूरी डिटेल दूंगा आज, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, आपकी नॉलेज को बढ़ाऊंगा, और ये क्यों जरूरी होता है ये भी बताऊंगा। तो मालदीव्स ने गाधू ट्रांसशिपमेंट पोर्ट प्रोजेक्ट के लिए भारत को शामिल कर लिया जी, जबकि ये ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट दिया जा चुका है चाइना की CAMC कंपनी है उसको। अब CAMC कौन सी कंपनी है इसके बारे में भी डिटेल दूंगा आपको, लेकिन पहले खबर समझ लेते हैं, क्योंकि खबर जब आप समझ जाएंगे तो आपको रिलेशन इसका निकालने में, कनेक्ट करने में इजी होगा। तो खबर के मुताबिक जो ट्रांसशिपमेंट पोर्ट प्रोजेक्ट है गाधू आइलैंड पर, वो इंडिया के साथ अब होगा, और मोहम्मद मोइज़ू एडमिनिस्ट्रेशन ने ये डिसाइड कर लिया है कि अब चाइना नहीं इंडिया के साथ करेंगे। तो जो लोग ये चिल्ला रहे थे ना कि भाई देखो भारत के पड़ोस में क्या हो रहा है, भारत की विदेश नीति फेल हो चुकी है, पड़ोसी ही इनसे नाराज हैं, मालदीव से तो चाइना पहुंच गया है, यह है जी सच्चाई, यह है रियलिटी। कुछ महीनों पहले की बात है और सारा खेल पलट गया है। एक प्रोजेक्ट जो चाइना को दिया गया था, यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, इसकी पूरी डिटेल में अभी दूंगा, तब आपको समझ में आएगा कि क्यों इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। चाइना को ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट दिया जा चुका था, अब मोइज़ू कह रहे हैं कि नहीं अब यह भारत करेगा। समझ रहे हैं, यह है भारत की ताकत, यह है भारत की डोमिनेशन। और अब भारत के बगैर मालदीव अगर ये चाह रहा है कि इंडिया आउट करके मैं सरवाइव कर लूंगा, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। मोइज़ू को बहुत जल्दी ये बात समझ में आ गई। इस खबर में आगे लिखा है कि द मालदीव्स एंड इंडिया ड्यूरिंग प्रेसिडेंट मोइज़ूज विजिट टू इंडिया अग्रीड टू वर्क टुगेदर टू डेवलप द ट्रांसशिपमेंट पोर्ट्स एट गाधू एंड द येवेनेदुपोल्लू रीजन। अब ये नाम यार सही से पढ़ने में नहीं आ रहा, तो ठीक है, ये दो जगहों पर पोर्ट डेवलप करेंगे। अब देखिए इसमें क्या लिखा है कि दोनों देश, चाइना की जो CAMC इंजीनियरिंग कंपनी थी, इसके साथ एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसे हम MOU कहते हैं, वो साइन हो चुका था इसी अप्रैल को, 11 अप्रैल को हुआ था कि यहां पर एक इंटीग्रेटेड मैरीटाइम हब बनेगा गाधू आइलैंड पर, और ये स्टेट ओन्ड होगा मालदीव्स पोर्ट लिमिटेड के जरिए। ठीक है, अब CAMC ये जो है ये ब्लैकलिस्टेड हो गई है। कई मेजर इंटरनेशनल बैंक्स सैटेलाइट इमेज कंफर्म द नो प्रैक्टिकल वर्क हैज येट बिन कैरिड आउट। इसका मतलब ये हुआ कि जो चाइना की कंपनी है CAMC इंजीनियरिंग कंपनी, इसे कई देशों ने बैन कर रखा है। जो कई देशों के इंटरनेशनल बैंक्स हैं, जो बड़े बड़े बैंक्स होते हैं, जो इस तरह के प्रोजेक्ट को फाइनेंस करते हैं, फंड करते हैं, लोन देते हैं, उन्होंने इस कंपनी को, चाइनीज कंपनी को बैन कर रखा है, ब्लैकलिस्ट कर रखा है, यानी कि ये कंपनी सही नहीं है।
ये कंपनी गड़बड़ है। और जो सैटेलाइट इमेजेस मिली हैं उनसे भी ये साबित हुआ है कि कोई भी प्रैक्टिकल वर्क, ग्राउंड पर कोई भी काम चालू नहीं हुआ है। मतलब चाइना धोखा दे रहा था मालदीव्स को। The administration has not confirmed whether the awarding of the Gadhu project to CAMC has been annulled. मतलब ये इनका कहना है कि अभी तक की एडमिनिस्ट्रेशन ने कंफर्म नहीं किया है कि जो अवार्ड दिया गया था, जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, कॉन्ट्रैक्ट खारिज कर दिया गया है। लेकिन ये सीधा सा मतलब है यार, जब आप इंडिया को उसमें इन्वॉल्व कर लोगे, जहां पे ऑलरेडी चाइना को आप कॉन्ट्रैक्ट दे चुके हो, इसका मतलब क्या है कि चाइना आउट, इंडिया इन। और ये हो गया जी मालदीव्स में फिर से। इसके पहले मैंने आपको खबर दी थी कि डिफेंस इक्विपमेंट्स और डिफेंस एसेट्स जो हैं वो भी म्यूजी ने कह दिया कि भैया आप लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर मिलिट्री फिर से पहुँच जाएगी। अब देखिए इस खबर में आगे बताया गया है कि इसी साल अप्रैल में जो मोइजू गवर्नमेंट है उसने ये ऐलान किया था कि हम गाधू आइलैंड्स पर एक ऐसा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट विकसित करेंगे, एक क्रूज टर्मिनल लगाएंगे, एक येट मरीना भी विकसित करेंगे और एक इको रिजॉर्ट वहाँ पे लगाएंगे। तो गाधू इंटीग्रेटेड मैरीटाइम हब इसको पूरा बनाने की कोशिश की जाएगी। अब सारा खेल पलट गया, चाइना ने दिखा दिया ठेंगा। मोइजू को लगा कि अरे यार ये तो भारी गड़बड़ हो गई। अब वो दोबारा आ गए हैं इंडिया के पास। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जो पाकिस्तानी खुश हो रहे थे कि जी देखो मालदीव ने तो चाइना के साथ हो गया और इंडिया को आउट कर दिया और चाइना तो हमारा भी दोस्त है, आयरन फ्रेंड है। लो जी ये है रियलिटी। चाइना को यहां पर भारत ने लात मार दी। और ये वही मोइजू हैं जो बड़े हीरो बन रहे थे, सारी हीरोगिरी निकाल दी इंडिया ने। घुटनों पर हैं, घुटनों पर थूक रहे हैं, चाट रहे हैं, थूक रहे हैं, चाट रहे हैं, थूक रहे हैं, चाट रहे हैं। और भारत आने से पहले उन्होंने अपने मंत्रियों को भी निकाल दिया था, पता है ना, मंत्रियों को भी निकाल दिया था। पहले आया कि उन्होंने रिजाइन किया है, फिर मोइजू ने एक इंटरव्यू के दौरान क्या बताया था, जरा सुन लीजिए। You must acknowledge it was tricky, not least because two of your ministers had to resign before your visit to Delhi to meet Prime Minister Modi because they had described him as a clown. I mean, these are difficult things to finesse diplomatically. Well, nobody should say such things. I mean, I definitely took action on that, and I'll not tolerate anything to be said against anybody, whether it's a simple person or a leader. Every human has dignity, so nobody should be allowed to say things at others the way he or she wants to say. I mean, everyone has got his or her own dignity. So I took the action and it's been dealt with. सुन लिया आपने? तो ये थी सच्चाई। मोइजू ने निकाला जो पीएम मोदी को, जिन्होंने गालियां दी थी एक तरह से, तो उनका काम कर दिया उन्होंने। खैर ठीक है, अब आते हैं, ये जो आइलैंड है ये बड़ा इंपॉर्टेंट आइलैंड है। ट्रांसशिपमेंट की भी पूरी जानकारी को, पहले इस आइलैंड को समझिए, पहले उस लोकेशन को समझिए। लोकेशन, ये जो मैप दिख रहा है आपको मेरी स्क्रीन पर, अब देखिए ये जो लाल रंग का आपको लोकेशन पॉइंटर दिख रहा है, यहीं पर है। अब ये मालदीव्स है और आपको तो पता है कि मालदीव्स में कई सारे आइलैंड्स हैं। तो अब यही एक आइलैंड है, ये देखिए, ये है गाधू आइलैंड जी, ठीक है। यहां पर काधू इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है और ये गाधू है। यहीं पर ये ट्रांसशिपमेंट हब बनना है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है। आप इस लोकेशन को अगर आप इंटरनेशनल मैरीटाइम रूट के तरफ से देखेंगे तो ये सारा इंटरनेशनल मैरीटाइम रूट इधर से हो गया आता है। आप देख रहे हैं ये सारा, ये पूरा, फिर यहाँ पे ये इंडियन ओशन आ जाता है। इंडियन ओशन से आप इधर से आते हो, ये पूरा ये कनाल है और इधर से पूरा शिपमेंट इधर से गुजरता है। चाइना विना हर तरफ जाता है। तो चाइना को लगा था कि यार यहाँ पर हमारी उपस्थिति हो जाएगी तो हमारा कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन अब ये कंट्रोल गायब। तो यहां पर अब आ गया जी इंडिया, और ये लोकेशन एकदम बीच में है। मतलब आप नेशनल हाईवे पे गुजर रहे हो, एक्सप्रेसवे पे गुजर रहे हो, मोटरवे पे गुजर रहे हो और बीच में एक टोल नाका पड़ता है जी। उस टोल नाके का मालिक जो है अब इंडिया हो जाएगा, इंडिया बनाएगा ये। तो इसलिए आपको मैं ये लोकेशन दिखाना चाहता था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है और ये बहुत स्ट्रेटेजिकली भी ये बहुत ज्यादा काम आएगा भविष्य में, कि हमारी प्रेजेंस जो है वो यहां पर रहेगी। ऑलरेडी हमारी प्रेजेंस अंडमान में है, मलक्का स्ट्रेट पर है, यहां भी है, इधर भी हमारी प्रेजेंस है। तो ये सारी प्रेजेंस जो है वो हमारी रहेगी और अब मालदीव्स में ये हम ट्रांसशिपमेंट प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो आपको समझ में आ गया ना
कि कूटनीतिक नजरिए से, रणनीतिक नजरिए से कितना जबरदस्त पॉइंट है ये, और भारत कितना मजबूत है अभी मालदीव में। तो वो सारे दावे फेल, पाकिस्तानियों का रोना धोना फिर चालू हो जाएगा, पाकिस्तानी खुश हो रहे थे बेचारा फिर दुखी हो जाएंगे। अब आते हैं कि ये जो चाइनीज कंपनी थी, उस कंपनी के बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूं। चाइना CAMC इंजीनियरिंग कंपनी जो है, ये एक चाइनीज इंजीनियरिंग कंपनी है जो स्पेशलाइज्ड है इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के कॉन्ट्रैक्ट्स लेने में, इन्वेस्टमेंट में और ट्रेड में। और इसको 2001 में, मई 2001 में इसको ये फाउंडेड है, मई 2001 की। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो बीजिंग में है, यानी कि चाइना में है। तो जाहिर सी बात है कि सरकारी होते होंगे सारे इससे काम, चाइना अपने सारे काम निकलते हैं कि वहाँ भी कुछ भी तो आप बिना चाइनीज़ गवर्नमेंट के इधर उधर कर नहीं सकते। तो एक तरह से ये कंपनियां हैं वो चाइनीज़ जासूस हैं, वो ऐसे ही काम करती हैं। अब जो इसका बिजनेस एरिया है, इसमें इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स आते हैं, एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स आते हैं, वाटर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स आते हैं, पावर प्रोजेक्ट्स आते हैं, कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट्स आते हैं, पेट्रोकेमिकल के प्रोजेक्ट्स हैं और माइनिंग प्रोजेक्ट भी हैं। तो इसका पूरा फायदा उठाता चाइना मालदीव के पास। और जो इस कंपनी की जो ग्लोबल प्रेजेंस है वो एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, ईस्टर्न यूरोप, हर जगह है। और इसकी जो अफिलिएशन है, ये CAMC इज अफिलिएटेड विद चाइना नेशनल मशीनरी इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन, वहां से भी। तो इसके जरिए ये मालदीव में ये पोर्ट बनाना चाहते थे, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, और इसके जरिए कंट्रोल करना चाहते थे। लेकिन आज हो गया जी चाइना आउट फ्रॉम मालदीव्स। हाँ भाई पाकिस्तानियों, सुनते रहो, जलाने के लिए बहुत सारी खबरें यार मेरे पास, छोड़ूंगा नहीं ऐसे। अब आते हैं कि ये ट्रांसशिपमेंट, आप लोग को लगा होगा कि ये ट्रांसशिपमेंट क्या चीज होती है, और ये ट्रांसशिपमेंट हब अगर बनाएगा, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट अगर भारत बनाएगा, तो इसका किस तरह से फायदा भारत को भी मिलेगा और मालदीव्स को भी मिलेगा, और ये इस्तेमाल किस चीज में होता है। तो इसकी पूरी नॉलेज मैं आपको आज देने वाला हूं। देखिए, ट्रांसशिपमेंट जो होता है वो एक कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन का हिस्सा है। सप्लाई चेन में भी सामान इधर लाना है, इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, फलाने देश में लेके जाना है, इधर लेके जाना है। तो इसमें कार्गो कंटेनर्स होते हैं जो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, बड़े बड़े ट्रांसपोर्ट शिप, कार्गो ट्रांसपोर्ट शिप्स के जरिए। और कभी एक जहाज से दूसरे जहाज में, कभी एक जहाज से दूसरे उस पर किए जाते हैं। और बड़ी लॉन्ग रूट्स के ये होते हैं, मतलब कई कई महीने लगते हैं इनको एक जगह से दूसरे जगह पहुंचना। लेकिन ये जब सामान लेके जाते हैं तो उनकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है। मतलब ऐसा नहीं कि आपको 4 बार आना जाना पड़ेगा, आपने एक बार एक शिपमेंट मंगाई, कई कंटेनर कुछ कंट्री के होते हैं, कई कंटेनर कुछ कंट्री के होते हैं, कई बार पूरा वेसल ही किसी एक कंट्री के लिए होता है। तो ये इसको कहते हैं जी, ये ट्रांसशिपमेंट होती है। और ये ट्रांसशिपमेंट जो है उसमें क्या होता है कि एक शिप किया जाता है कि एक डेस्टिनेशन से आप चले दूसरे पे पहुंच गए, लेकिन ये बहुत कम होता है, छोटे देशों के साथ ये मुश्किल है। तो बीच में एक हब बनाया जाता है जहां पे आप ऑफलोड करें, ऑनलोड करें। अब देखिए, जो इस वक्त दुनिया के 5 जो सबसे बड़े बिजिएस्ट ट्रांसशिपमेंट हब हैं पूरी दुनिया में, उनमें से 3 तो चाइना के हैं। पहला है पोर्ट ऑफ सिंगापुर, दूसरा है पोर्ट ऑफ शंघाई, फिर पोर्ट ऑफ शेंजन, ये भी चाइनीज है, फिर पोर्ट ऑफ बुसान यानी कि साउथ कोरिया, और इसके बाद आता है पोर्ट ऑफ हांगकांग यानी कि फिर से चाइना। तो 3 पोर्ट इसमें जो है चाइना के हैं, एक पोर्ट सिंगापुर है और एक पोर्ट साउथ कोरिया का है, बुसान का। ये दुनिया के 5 सबसे बड़े ट्रांसशिपमेंट हब्स हैं पूरी दुनिया में। अब देखिए, अब ट्रांसशिपमेंट के लिए रीजन क्या क्या रीजंस हैं, क्यों की जाती है और क्यों इस ट्रांसशिपमेंट पोर्ट की जरूरत है, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट की जरूरत है, हब की जरूरत है। पहली वजह है नो डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन पोर्ट्स। मतलब अगर आप मान के चलिए कि अगर यूरोप में किसी पोर्ट से कोई सामान चला और वो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है भारत के किसी पोर्ट के साथ, डायरेक्ट रूट में नहीं आता है, तो क्या होगा कि वो किसी एक ऐसे जगह पे आएगा जहां पे उसको उतारा जाएगा पूरी शिपमेंट, फिर उस जहाज पे लोड किया जाएगा जो वहां से फिर भारत तक पहुंचाए। क्योंकि जो जहाज वहां से चला है वो डायरेक्ट रूट में नहीं पड़ता, वो भारत नहीं जाता, वो कहीं और जाता है, लेकिन उस बीच वाली जगह पे आएगा जहां से शिप भारत जाते हैं। तो वहां पे वो शिपमेंट उतार दी जाएगी और दूसरे जहाज पे चढ़ाई जाएगी और इसको भारत पहुंचा दिया जाएगा। ये आसान शब्दों में समझा रहा हूं मैं। दूसरी जो वजह है वो है चैलेंजेस विथ लार्ज वेसल्स। तो कई बार क्या होता है कि जब डेस्टिनेशन पोर्ट अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि कभी लो टाइड आ गया, तो जो बड़े जहाज होते हैं, लो टाइड में पानी कम हो जाता है, तो बड़े जहाज उस पोर्ट तक नहीं जा सकते। जो बहुत बड़े जहाज होते हैं, मीडियम साइज के चले जाएंगे, स्मॉल साइज के चलेंगे, लेकिन जो बहुत बड़े साइज के होते हैं वो नहीं जाएंगे। तो उनके लिए फिर ट्रांसशिपमेंट जो पोर्ट है वो काम आता है।
क्योंकि वो गहराई वाले पानी में बना होता है। वहां पर वो बड़े जहाज जाते हैं, फिर सामान ऑफलोड करते हैं, फिर दूसरे जहाज पर वो सामान लोड होता है, छोटे छोटे जहाज़ों पे, एक पे या दो पे, और फिर उसको लेके वो लोग जाते हैं। क्योंकि डेस्टिनेशन पे पानी कम है तो वहां पे छोटे जहाज चले जाएंगे, बड़े जहाज नहीं जाएंगे। तो ये भी एक वजह है ट्रांसशिपमेंट की। तीसरी वजह है कॉस्ट सेविंग, यानी पैसे की बचत। अब ये कैसे? देखिए, जो डायरेक्ट शिपिंग होती है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, उसमें क्या होता है कि पैसे ज्यादा लगते हैं, खर्चा ज्यादा आता है। तो ऐसे में क्या होता है कि ट्रांसशिपमेंट का यूज किया जाता है कि आप एक जगह से आए, दूसरे ट्रांसशिपमेंट आपने कर दी, वहां से फिर दूसरे और छोटे बोट्स में आपका सामान चला गया, तो वो सस्ता पड़ता है। हाँ, इसमें एक चीज ये है कि इसमें टाइम ज्यादा लगता है। हो सकता है कि डायरेक्ट शिपिंग में आप 10 दिन में पहुंच जाएं और ऐसे ट्रांसशिपमेंट शिपिंग की वजह से आप 20 दिन में पहुंचे, तो टाइम डबल लगेगा। लेकिन अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी वाली चीजें नहीं है, सामान वैसा नहीं कि बिल्कुल जरूरत है, तो आप इसको डिले करके तो फिर पैसे बच जाते हैं, इस पर कम हो जाते हैं, आपकी बचत हो जाती है। फिर है कि इंटरमोडल ट्रांसपोर्टेशन। इंटरमोडल ट्रांसपोर्टेशन जो है वो है कि सिर्फ शिप से ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। मान लीजिए कहीं पर रेल के जरिए आया, अब जैसे हमारा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है, जो रशिया को जोड़ता है भारत से, तो इसमें क्या है कि कहीं पर सड़क मार्ग का इस्तेमाल हो रहा है, फिर कहीं पे ट्रेन मार्ग का इस्तेमाल हो रहा है, फिर कहीं पे जल मार्ग का इस्तेमाल हो रहा है। तो इसमें क्या होता है कि आपको ये ट्रांसशिपमेंट हब बनाने पड़ते हैं, जहां पर मान लीजिए सड़क से आया तो सीधे ट्रेन पे तो नहीं जाएगा, तो एक जगह पे रखा जाएगा जहां से उसको ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होगा, वहां से उसको हब बनाया जाएगा जहां से उसको ट्रेन पे लोड किया जाएगा। फिर ट्रेन से वो पोर्ट के पास आएगा, ऐसे ट्रांसशिपमेंट पोर्ट पर जहां पर ट्रेन आती हो वहां पर उतारा जाएगा, फिर वहां से शिप पर लोड होगा, फिर वो शिप आगे की तरफ बढ़ जाएगी। ये चीज है। अब एक है पॉलिटिकल और लीगल रेस्ट्रिक्शंस। तो कई बार ऐसा होता है कि एक देश का सामान आप दूसरे देश में डायरेक्टली नहीं भेज सकते, क्योंकि उस पर सैंक्शंस लगे होते हैं, बैन लगा होता है, पॉलिटिकल रीजंस हैं, आप नहीं ले सकते डायरेक्टली। तो कैसे? जैसे अभी भारत और पाकिस्तान के बीच ट्रेड नहीं हो रही है, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं कि भारत का सामान पाकिस्तान नहीं जा रहा है, जा रहा है। कैसे जा रहा है? इसी के जरिए जा रहा है। यहां से जा रहा है दुबई, दुबई में ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है, वहां पे सामान उतरता है, फिर वहां से पाकिस्तान के लिए दूसरे पाकिस्तानी जहाज पर, या जो जहाज वहां से कम्युनिकेट करते हैं उनके थ्रू वो चला जाता है। तो ये वो रीजंस हैं जिसके जरिए ट्रांसशिपमेंट की जरूरत पड़ती है। और जिस जगह पे, जो मैंने मैप आपको दिखाया, जिस जगह पे मालदीव्स में ट्रांसशिपमेंट हब बनेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट जगह है और वहां पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक आएगा। तो मालदीव का भी फायदा है और भारत पोर्ट बनाएगा तो उसकी भी एक्सेस रहेगी, तो उसका भी फायदा है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये खबर, ये डिटेलिंग, ये नॉलेज आपको पसंद आई होगी। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए कि आप इससे क्या सीखे और इससे आपको क्या पता चला। बाकी मौजू का थूक कर चाटना जारी है और आगे भी जारी रहेगा। और पाकिस्तानी बेचारे तो परेशान है, क्योंकि अब चाइना आउट हो गया वहां से। अभी धीरे धीरे और भी खबरें आएंगी आपको। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।